गुड आफ्टरनून। बोलो, कल की यात्रा लास्ट वाला स्टेप। कल आए थे? अच्छा, पाकिस्तान तक होकर आ गए हैं अपन। जलीय सीमा, भारत की जो बाह्य सीमा है उसके दो भाग है। उसमें एक भाग कल अपन ने कर लिया था, स्थलीय सीमा। दूसरा भाग है जलीय सीमा, वो आज करना है। तीन बीघा गलियारा, ये चीजें खत्म हो चुकी है। भारत ने और बांग्लादेश ने 156 गांवों का आदान प्रदान कर लिया था 2018 के अंदर। 111 दे दिए और लगभग 55 करीब 111 दिए, 55-56 करीब अपन ने ले लिए थे। जो बीच वाला क्षेत्र था भारत में बांग्लादेश के बीच में, वो था 3 बीघा गलियारा। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काम करती है, उसका नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जलीय सीमा, ये किसी सीमा से संबंधित नहीं है, नेफा है वाला। दूसरा भाग है जलीय सीमा। भारत का ऊपर वाला भाग अपन ने कर लिया। भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,717 किलोमीटर, उसमें से 15,200 अपन कर चुके। 15,200 हो गई। किस किस राज्य, किस किस देश के साथ कितनी हुई, आप बोलो। भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है और कितनी लगती है? हाँ हाँ। बस पूरे हो गए? क्या रह गया? 7 तो नहीं हुए। म्यांमार बोल दिए, वापस बोलो। हाँ, और चलो, और किसी को याद है भारत की स्थलीय सीमा से लगते हुए देश, उसकी लंबाई, उसके साथ डिस्प्यूटेड एरिया और उस सीमा का नाम, ऐसा आपको बोलना है। जैसे भारत बांग्लादेश, टोटल लंबाई कितनी, सीमा का नाम क्या, भारत के 5 राज्य कौन से जो उसके साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा शेयर करते हैं। किसी को याद है? याद है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे वाली लाइन से मैं पूछना शुरू करता हूं। हाँ, आपसे बोलो। सबसे आगे बैठे हो, सबसे पहले आकर बैठे हो? हाँ, कौन कौन से देश थे? पहला बांग्लादेश, बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ, कितनी बाउंड्री? 4,096 किलोमीटर। कितने राज्य, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरा देश म्यांमार, टोटल बाउंड्री 1643, बाउंड्री का नाम भारत म्यांमार सीमा। कौन कौन से राज्य? देखो नीचे से ऊपर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद तीसरा देश चीन, बाउंड्री कितनी लंबी? 3 प्रकार की है। 3917 कब? जब जॉनसन लाइन को माना जाता है। 3488 कब? जब मैकडोनाल्ड रेखा को माना जाता है। 3380 कब? जब एलएसी को माना जाता है, जब भारत और चीन के बीच की सीमा होती है। नाम कितने भारत और चीन की बाउंड्री के? मेकमोन, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। फिर भारत चीन सीमा कहां पर? सिक्किम, उत्तराखंड और
उत्तर प्रदेश, ऐसा आपने बोला था। सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और इधर वाले भाग में अपन ने तीनों बाउंड्री पहले बोल दी, जॉनसन, मैकडोनाल्ड और डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा, तवांग, डोकलाम और अक्साई चीन। तवांग तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, डोकलाम भूटान का क्षेत्र और अक्साई चीन भारत का ही 37,555 वर्ग किलोमीटर का एरिया। फिर उसके बाद में भूटान, कितनी बाउंड्री, 699। नाम क्या, भारत भूटान बॉर्डर। कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर उसके बाद में नेपाल। हाँ 5 राज्य बोल दो, जिसने 5 कहा था। आपने कहा, बोल दो, बोलने में शर्म किस बात की, बोलो। हाँ हाँ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। टोटल 1751। नाम क्या, भारत नेपाल सीमा। डिस्प्यूटेड एरिया काला पानी। नेपाल का 450 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वो भारत के उत्तराखंड राज्य में शो किया गया है। फिर इसके बाद में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा, नाम क्या, डूरंड रेखा। कहां पर लगती, गिलगित, लद्दाख या पीओके क्षेत्र। भारत के तो वर्तमान में नाम है उसका लद्दाख है, हम उसको बोलते हैं पीओके। और पीओके में कौन सा एरिया है, गिलगित वाला क्षेत्र, जहां पर पाकिस्तान इस सीमा को टच करता है। फिर पाकिस्तान, कितनी बाउंड्री, 3323। नाम क्या, 3 नाम। पहला नाम रेड क्लिफ, दूसरा नाम एलओसी, तीसरा नाम एजीपीएल। तीसरा नाम एजीपीएल, कहां पर एजीपीएल, सियाचिन और सकगसम क्षेत्र के बीच वाला भाग है वो एजीपीएल। एलओसी कहां पर, जो पाकिस्तान का 78,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, भारत के जम्मू कश्मीर के बीच में जो काल्पनिक अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं, जो काल्पनिक रूप से वर्तमान में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई रेखा है, वो एलओसी 780 किलोमीटर लंबी। कितने राज्य, जम्मू कश्मीर, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। डिस्प्यूटेड एरिया 2, कौन से, पीओके, नीचे सर क्रीक और कोरी क्रीक। यहां तक किया हुआ आपने। चलो इससे आगे चलते हैं अपन, भारत की जलीय सीमा। कोस्टल बाउंड्री कौन सा इलाका बनाता है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, ये वाला भाग। भारत के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो मुख्य भूमि के साथ है वो जलीय सीमा बनाते हैं। 2 द्वीप समूह है वो भी जलीय सीमा बनाते हैं। भारत की टोटल जो जलीय सीमा या कोस्टल बाउंड्री है वो 7,517 किलोमीटर है। अब इस आंकड़े को कौन कौन से राज्य के साथ है, तो पहले भारत के 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं कितने किलोमीटर बनाते हैं वो लिखनी है। तो मैप के अंदर पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, इन दोनों के बीच के बगल में बैठा हुआ गोवा, नीचे वाले भाग में केरल, इधर वाले भाग में तमिलनाडु, यहां पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वाला भाग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 4 उधर 5 इधर, 1 2 3 4 और 5। 9 राज्यों के अंदर 5 राज्य पश्चिमी तट सीमा के पास है, 4 राज्य पूर्वी तट सीमा के पास है। गुजरात की कितनी सीमा, तो 1214.7 किलोमीटर। गुजरात की जो कोस्टल बाउंड्री है या जलीय सीमा है ये भारत में सबसे लंबी है, 1214.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 652.6 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर गोवा है 101 किलोमीटर। चौथे नंबर पर है कर्नाटक 280 किलोमीटर।
और 5वें नंबर पर नीचे से है केरल 569.6 किलोमीटर। जो पश्चिमी तट के पास राज्य है उसमें पहले का नाम गुजरात, जो सीमा बनाता है 1200 किलोमीटर से अधिक। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जो 650 से ऊपर सीमा बनाता है। तीसरे नंबर पर है गोवा, जो 101 किलोमीटर। फिर है कर्नाटक 280 किलोमीटर। और फिर केरल है 569 केरल। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है जिनके पास इतनी सीमा है। फिर पूर्वी तट के अंदर तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है वो इसके पास है 973.7 किलोमीटर, 476.4 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल की 157.5 किलोमीटर। ये भारत के राज्य हैं जिनकी जलीय सीमा है। और इस सारी सीमा का अगर अपन टोटल करते हैं तो ये होती है 5332 किलोमीटर। भारत के राज्यों द्वारा जो टोटल जलीय सीमा बनाई जाती है उसकी लंबाई है, यहां पर 2 केंद्र शासित, पहले राज्य बना लो फिर यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वो बाउंड्री इसके साथ जोड़कर करेंगे कि भारत की मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी। क्या करें? 280। केरल की 569। भारत के राज्यों द्वारा बनाई गई जलीय सीमा की लंबाई।
अच्छा, लिखने से पहले कोई बीच में बोलेगा तो उससे पहले वाला भाग वापस पूछ लिया जाएगा। इसलिए जब तक आपका काम नहीं हो तब तक बोलना नहीं है, बोलते ही मुझे पता चल जाएगा ये फ्री है तो मैं उससे पूछना शुरू कर दूं। हो गया? राज्यों की जलीय सीमा। जलीय सीमा की लंबाई के आधार पर राज्यों का क्रम, पहला गुजरात, सबसे ज्यादा लंबी गुजरात की है। नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर तमिलनाडु। जिनकी सबसे लंबी जलीय सीमा है उन राज्यों के, ये जो 12 आंकड़े लिखे हैं ये याद नहीं रखने, आपको सीक्वेंस ध्यान रखना किसकी ज्यादा है किसकी कम है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे लंबी वाले राज्यों का नाम और सबसे छोटी वाले 3 राज्यों के नाम। ऐसा नहीं ये सारे आंकड़े रटने बैठ जाओ, इनकी कहीं जरूरत नहीं है। इससे ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि गुजरात की सीमा सबसे ज्यादा है। कितनी ज्यादा? तो 900 के बाद में सीधी 1200, यानी गुजरात की कोस्टल बाउंड्री काफी अधिक है। गोवा की सबसे कम है। तो कम वाले भाग में भी आपको 2-3 याद रखने, 2-3 जो हाईएस्ट वाले है वो भी याद रखने। अब भारत की मुख्य भूमि के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी स्थिति देखते हैं कहां कहां पर है। ये हो गया। अगर कोई रह गया है तो अड़ोसी पड़ोसी में किलोमीटर देख लेना। हटा दो। अब भारत की मुख्य भूमि के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उन केंद्र शासित प्रदेशों के पास जलीय सीमा कितनी है? अभी तक तो अपन ने 53-32 किलोमीटर की है, जाना अपने को 7,517 किलोमीटर तक है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की मुख्य भूमि के साथ है। एक तो यहां पर है दीव, गुजरात के जो सौराष्ट्र प्रदेश है उसके नीचे दीव। फिर गुजरात का ये वाला भाग गुजरात राज्य है, इसका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है वलसाड। गुजरात का जिला जिसका नाम है वलसाड। वलसाड, इस वलसाड जिले के अंदर 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश को दिए हुए हैं। एक तो यहां पर है दमन, ये वाला भाग दमन। ये वाला भाग दमन, और इसी वलसाड के अंदर एक और है जिसका नाम है दादरा एवं नगर हवेली। लेकिन दादरा नगर हवेली कोस्टल बाउंड्री नहीं बनाता है। जो यहां पर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें तीनों भाग आते हैं। कौन से तीनों? ये दीव, ये वाला भाग दमन, और जो इधर भाग बनाया इसका नाम है दादरा नगर हवेली।
केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। दमन दीव दादरा नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश का नाम ये है, लेकिन इसमें कौन से क्षेत्र जलीय सीमा बनाते, एक तो दीव और दूसरा दमन बनाते हैं। दमन कहां पर है? वलसाड जिला गुजरात के अंदर है। और इस दीव और दमन के द्वारा कुल 42.5 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली, उसके दो क्षेत्र जलीय सीमा बनाते हैं, एक तो दीव और दूसरा दमन। यहां पर है तमिलनाडु राज्य, ये वाला भाग तमिलनाडु, इधर वाला भाग केरल, इसके ऊपर वाला भाग आंध्र प्रदेश। यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पांडिचेरी। पांडिचेरी, इस पांडिचेरी के अंदर 4 जिले हैं। एक तो यहां पर है पुदुचेरी, नीचे वाले भाग में है कराईकल, यहां पर है यानम और यहां पर है माहे। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ। कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले भाग में। ये तो आंध्र प्रदेश वाले भाग में है। आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है यानम, ये पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ आता है, उसके प्रशासन में है। फिर ये वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 2 शहर है, एक का नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी थोड़े दिन पहले नाम बदला गया, पहले ये पांडिचेरी शहर हुआ करता, अब इस शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं बदला, वो तो आज भी पांडिचेरी के नाम से, इस शहर का नाम बदल दिया जिसका नाम हो गया पुदुचेरी। और नीचे वाले भाग में है कारेकाल, और इधर वाले भाग में ये है केरल। केरल के अंदर एक जिला है जिसका नाम है माहे। इन 4 जिलों से मिलाकर बनता है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। इसमें से यानम, पुदुचेरी और कारेकाल है, ये कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। माहे जलीय सीमा नहीं बनाता, ये अंदर वाले भाग में। ये तीनों यानम, पुदुचेरी और कारेकाल द्वारा कुल 47.6 किलोमीटर जलीय सीमा बनाई जाती है। भारत की मुख्य भूमि के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो जलीय सीमा बनाते हैं, एक तो ये वाला, दूसरा उधर वाला। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो द्वीप में है, वो भी जलीय सीमा बनाएंगे, तो पहले इनको बना लो। अच्छा, अभी तक अपन कहां तक आए हैं? 5332 किलोमीटर राज्यों द्वारा जो जलीय सीमा बनाई जाती है वो इतनी हुई अभी तो। इसमें ये दोनों जोड़नी है। कौन सी जोड़नी है? 42.5, 47.6, इनको जोड़ेंगे तो लगभग अपने आ जाएगी 5422 किलोमीटर लंबी। इसको बना लो, फिर 2 द्वीप समूह है उसको बनाते हैं। भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा के अंदर मुख्य भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। इनमें से दीव और दमन ही जलीय सीमा बनाते हैं, दादरा नगर हवेली जलीय सीमा नहीं बनाता है। फिर है पांडिचेरी, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट, यानम, पुदुचेरी और कारेकाल, ये तीनों जलीय सीमा बनाते हैं, माहे नहीं बनाता है। ये किसी पहले एक ही प्रशासन के अधीन आते थे। ये फ्रांस की कॉलोनियां हुआ करती थी। जब वो छोड़कर गए तो किसी एक आदमी को हैंडओवर कर गए, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, सब पे तुम शासन करना। तब से ये परंपरा आज भी है कि पांडिचेरी के साथ ये चारों है। लोग तो यहाँ के परेशान है। माहे वाले को कोई हेडक्वार्टर से काम है तो कहाँ जाना पड़ता है? तमिलनाडु जाना पड़ता है। माहे तो छोटा सा जिला है, 9 वर्ग किलोमीटर का। अगर सूर्य ब्रह्मांड में है तो ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर तो रोशनी है लेकिन ब्रह्मांड में रोशनी नहीं? ब्रह्मांड तो काला है,
ऐसा पढ़ते हैं ना, नहीं भी पढ़ते तो मैं बताता हूँ वो काला है। पहले जलीय सीमा करते हैं, फिर ब्रह्मांड को काला धोला करते हैं। दो केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत की मुख्य भूमि में रहकर, और अब तक अपन आ चुके हैं 5422 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा के पास। दमन दीव दादरा नगर हवेली में 3 क्षेत्र है, एक दीव है, एक दमन है, एक दादरा नगर हवेली, 491 किलोमीटर का एरिया ये खुद है। हो गया। दो द्वीप बने हुए हैं, उन द्वीपों की जलीय सीमा जो भारत की मुख्य भूमि से बाहर है, उनकी बाउंड्री। हटा दूं? ये लास्ट वाले आंकड़े ध्यान रखते रहना। अभी तक हमने पहले ये की थी राज्यों के साथ, फिर मुख्य भूमि में 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिलाकर इतनी हो गई। अब इसमें कुछ और मिलाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर जिसको कहीं कंफ्यूजन है वो हाथों हाथ बोल दे। हाँ, दमन दीव दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। क्लियर है? इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 जगह है, एक तो दीव है, एक दमन है, और एक दादरा नगर हवेली है। तो दादरा नगर हवेली तो अंदर है, वो तो पानी को टच नहीं करता है, यानी वो जलीय सीमा नहीं बनाता है। अब जलीय सीमा कौन बनाता है? एक तो दमन बनाता है, दूसरा इन दोनों की सीमा है वो 42.5 किलोमीटर है, यानी केंद्र शासित प्रदेश ये है और इसकी सीमा है वो 42.5 किलोमीटर। हटा दूं अब इसको?
भारत के पास दो द्वीपों का इस प्रकार से एक ग्रुप है जो जलीय सीमा बनाता है। एक तो यहां पर है जिसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एक इधर वाले भाग में है यहां पर जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो टोटल जलीय सीमा है वो है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। और इधर वाले भाग में ये है अंडमान एवं निकोबार, इसकी जलीय सीमा है 1962 किलोमीटर। अब टोटल बाउंड्री जोड़ते हैं। राज्यों की सीमा कितनी हो गई थी? 53-32 किलोमीटर। इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश और ऐड हो गए थे, एक तो हो गया 42.5, एक हो गया 47.6, तब हो गई थी 54.22 किलोमीटर। अब इस 54-22 के अंदर क्या जोड़ना है? 1962 और 132, इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 7516 पॉइंट कुछ होती है, तो आगे होती है 16 से आगे ज्यादा, तो इसको 7517 कर देते हैं राउंड फिगर में लिखने के बाद 517 किलोमीटर। ये भारत की कुल जलीय सीमा है। वो 6100 यहां पर किसी भी प्रकार से बैठती नहीं है। ये 2015 में भारत के गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो इस प्रकार से लिखते वक्त लिखते हैं, भारत की जो ये मुख्य भूमि है इसकी जल सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। ये आंकड़ा यहां पर इस हिसाब से बैठता नहीं है। ये जो अपन लिख रहे हैं ये भारत के होम मिनिस्ट्री से 2015 में जारी किए गए आंकड़े हैं। टोटल आंकड़ा तो मिलता है, उसमें ये वाला आंकड़ा सही नहीं बैठता है। 1962 वाला आंकड़ा है वो उसमें सही नहीं बैठता। लिखो, अपने को ये आंकड़े लिखने हैं। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। इन दोनों की लंबाई को 54-22 के अंदर जोड़ लो तो 7516.7 या 8 कुछ ऐसी आती है, तो लिखते हुए इसको 517 कर दिया जाता है। भारत की जलीय सीमा लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। अब भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाने के बाद किसके पास? अंडमान निकोबार। लाइन को थोड़ा ध्यान रखना, वो 1214 किलोमीटर है, ये 1962 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा कोस्टल लाइन वाला एरिया अंडमान निकोबार, और इसके बाद गुजरात का नंबर है। हो गया यहां तक? हाँ बनाओ फटाफट, आपने शुरू नहीं किया, लोगों ने पूरा कंप्लीट भी कर लिया। हाँ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या बोल रहे हैं पीछे वाले? अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा तो कर सकता हूं, बाकी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो? बाकी तो ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा सा। ये 1962, 132, 7517 सारे किलोमीटर में है आंकड़े, तो किलोमीटर वाला भाग आप आगे लगा लो।
हो गया? लिखो अब इसको। ये जोड़ बाकी है तो घर जाकर कर लेना, केवल बार वाले आंकड़े लिख लो। लिखो इसमें जलीय सीमा के अंदर लिखो फर्स्ट लाइन, ऊपर हेडिंग लगा हुआ ना जलीय सीमा। अभी तो अपन ने केवल मैप बनाया है, लिखा उसमें कुछ है नहीं। पहली लाइन लिखो वहां से, जलीय सीमा के अंदर फर्स्ट लाइन लिखनी है, भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा 7,517 किलोमीटर लंबी है। भारत की कुल जलीय सीमा 7,517 किलोमीटर लंबी है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, भारत की मुख्य भूमि में, मेनलैंड, भारत की मुख्य भूमि में भारत की मुख्य भूमि में 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि में 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। जलीय सीमा बनाते हैं। भारत की मुख्य भूमि में 9 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, भारत के 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं, भारत के 9 राज्य जो कोस्टल बाउंड्री या जलीय सीमा बनाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, कोस्टल बाउंड्री की लंबाई के अकॉर्डिंग राज्यों का क्रम लिख देंगे। लिखो नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, एरो करके इसके आगे लिखो 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। फिर लिखो नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के आगे लिखना है 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर। फिर लिखो नंबर 3 तमिलनाडु, 906.9 किलोमीटर, 906.9 किलोमीटर। फिर लिखो नंबर 4 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, 652.6 किलोमीटर। फिर लिखो नंबर 5 उड़ीसा, हाँ केरला, केरला, केरल, केरल का लिखना 569.6, 569.6 किलोमीटर। केरल की
569.6 किलोमीटर। फिर नंबर 6 उड़ीसा 476.4 किलोमीटर। फिर नंबर 7 कर्नाटका 280 किलोमीटर। कर्नाटक 280 किलोमीटर 280। 7वें नंबर पर कर्नाटका 280 किलोमीटर। 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर। 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर। और 9वें नंबर पर गोवा 101 किलोमीटर। 9 नंबर गोवा 101 किलोमीटर। ये भारत के 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। फिर इसके नीचे एक लाइन लिखो, इन राज्यों द्वारा कुल 5,332 किलोमीटर। इन राज्यों द्वारा कुल 5,332 किलोमीटर 5332। इन राज्यों द्वारा कुल 5,332 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाई जा रही। इन राज्यों द्वारा कुल 5,332 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाई जाती है। पांच 5,332 किलोमीटर लंबी कोस्टल बाउंड्री। फिर नीचे लाइन लिखो, भारत की मुख्य भूमि में स्थित केंद्र शासित प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि में स्थित केंद्र शासित प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि में स्थित केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा बनाते हैं। भारत की मुख्य भूमि में स्थित केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा बनाते हैं। उसमें नंबर 1 लिखो पांडिचेरी। नंबर 1 पांडिचेरी भारत की मुख्य भूमि में स्थित केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा बनाते हैं। नंबर 1 पांडिचेरी, एरो करके आगे लिखना है 47.6 किलोमीटर 47.6 किलोमीटर। और फिर नंबर 2 लिखना है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। नंबर 2 दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। दमन दीव दादरा नगर हवेली, एरो करके आगे लिखना है 42.5 42.5 42.5 किलोमीटर। नीचे लाइन लिखो, इस प्रकार से भारत की मुख्य भूमि द्वारा इस प्रकार से भारत की मुख्य भूमि द्वारा भारत की मुख्य भूमि द्वारा आगे एरो करके लिखना है 5,332 प्लस। इस प्रकार से भारत की मुख्य भूमि द्वारा 5,332 प्लस 42.5 प्लस
47.6, तिरपन 32 प्लस 42.5 प्लस 47.6 बराबर 5422 किलोमीटर बनाई जाती है। इस प्रकार से भारत की मुख्य भूमि द्वारा कुल 5422 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाई जाती है। 5422 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा बनाई जाती है। ये भारत की जो मेनलैंड है उसके द्वारा निर्मित जलीय सीमा है। फिर नीचे लिखो इसके, भारत के द्वीप समूह द्वारा बनाई जाने वाली जलीय सीमा, आइलैंड ग्रुप। भारत के द्वीप समूह द्वारा बनाई जाने वाली जलीय सीमा भारत के द्वीप समूह द्वारा बनाई जाने वाली जलीय सीमा भारत के द्वीप समूह द्वारा बनाई जाने वाली जलीय सीमा नंबर 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नंबर 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। एरो करके आगे लिखना है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर। फिर नंबर 2 लक्षद्वीप। नंबर 2 लक्षद्वीप, एरो करके आगे लिखना 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। फिर उसके नीचे लिखो, इस प्रकार से भारत की कुल जलीय सीमा, इस प्रकार से भारत की कुल जलीय सीमा इस प्रकार से भारत की कुल जलीय सीमा कितनी, एरो करके आगे लिखना, एरो करके आगे लिखना 5422 प्लस, एरो करके आगे लिखना, पहले लिखना 5422, फिर लिखना प्लस 1962, फिर उसके आगे प्लस 132। इस प्रकार भारत की कुल जलीय सीमा 5422 प्लस 1962 प्लस 132 बराबर 7517 किलोमीटर होती है। 7517 किलोमीटर होती है। ये भारत की कोस्टल बाउंड्री है, भारत के स्थलीय भाग के साथ लगने वाले जलीय क्षेत्र है। अभी तक अपन ने क्या किया, भारत को केवल बाहर वाले भाग की जो बाउंड्री है उसी को देखा हमने, कि इस बाउंड्री के साथ कौन कौन सा एरिया है जो भारत को टच करता है, कहां पर पानी टच करता है या कहां पर इसको स्थलीय भाग टच करता है। क्या भारत के पास इसके अलावा भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत कहता है ये मेरा है? हाँ, पीछे वाले में किसी में ज्यादा जोश है, खड़े होकर बोलो। इधर देख लो, पहले यहां से अपन ने बांग्लादेश की सीमा शुरू की थी, इधर वाले भाग से पाकिस्तान की सीमा शुरू की थी। ये यहां से लेकर इस बाउंड्री के बाहर वाले भाग में क्या भारत का कोई हिस्सा है? अपन कर क्या रहे हैं, भारत को समझ रहे हैं कि भारत के पास कितना एरिया है। जो भारत की बाह्य बाउंड्री है, इससे बाहर वाले भाग में, स्थलीय भाग में तो अपन कहीं भी जाए तो कोई 1 इंच भी जमीन नहीं दे हमें।
देता है क्या कोई? कोई नहीं देता। क्या ऐसा हो सकता है कि जलीय भाग में हम जाएं और यहां पर कोई जगह हमें मिलती हो? यहां पर इस वाले भाग से अगर अपन पानी वाले भाग की तरफ आगे बढ़ना चाहें तो कहां तक हम हैं? हाँ, जिसको आता हो, जैसा भी आता हो, कोई आपको पुराना नॉलेज हो, कहीं से अंट संट पड़ा हो, बोल दो। चलो इधर देख लो, भारत के पास या किसी और देश के पास जो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखता है, इन देशों के पास जलीय भाग के अंदर कुछ क्षेत्र अलॉट किए गए हैं कि वहां तक आप अपना काम कर सकते हो, यानी वो एरिया आपके देश के साथ है, उस क्षेत्र पर आप कह सकते हो ये मेरा है। कौन सा क्षेत्र? तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 के अंदर एक संधि साइन की थी जिसका नाम है अनक्लोज ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंस लॉ ऑफ सी। जलीय भाग के अंदर किस देश का कितना अधिकार होगा, कितने जल पर वो कहेगा ये मेरा है, क्या अपन कहीं भी जाकर कुछ काम कर सकते हैं या कुछ प्रतिबंध है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1982 के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आए और इस प्रस्ताव का नाम था अनक्लोज ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंस लॉ ऑफ सी। जो सागरीय भाग है उसके लिए कानून बनाए गए। इस कानून को 1982 में बनाया गया और 1994 में इसको एक्टिव कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1994 के अंदर इस अनक्लोज ट्रीटी को लागू कर दिया गया। इस ट्रीटी में है क्या वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि ये है क्या। समुद्री कानून है, समुद्रों के अंदर जलीय भाग का बंटवारा कर दिया गया। पूरा विश्व जितना भी जलीय भाग वो सारा बंटा हुआ है। कैसे बंटा हुआ है? तो पहले तो इसको बांटने के लिए 1982 में एक प्रस्ताव लाया गया, 1994 तक आते आते ये एक्टिव हो गया, नियम बन गया। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम के तहत सागरीय भाग का विभाजन किया गया। वर्तमान में इसमें कितने देश इसके मेंबर हैं, यानी इस संधि का पालन करने वाला देश जिसने इस पे साइन किया वो इसका पालन करेगा। तो 157 देश, 157 कंट्री है जो इस अनक्लोज ट्रीटी को मानते हैं या मानने के लिए उनको बाध्य किया जा सकता है। भारत भी इसका मेंबर है। भारत भी 1994 तक आते आते इसमें शामिल हो गया। ऐसे कौन से देश हैं जो इस संधि में शामिल नहीं है, जो चर्चा में रहते हैं? तो पहला देश है यूएसए, जो दुनिया को चलाता वही इसमें शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस अनक्लोज ट्रीटी का मेंबर नहीं है। नंबर 2 चीन, वो भी इसका सदस्य है। तो फिर मानेगा कौन? जो डरे हुए देश हैं, जिनके पास शक्ति कम है, वो इस संधि के सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जाकर अपील करें हमारे क्षेत्र में कोई आ गया उसको बाहर निकालो। कोरोना के अंदर अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो भारत के केरल तट के पास यहां पर यूएसए का एक शिपयार्ड आ गया था। कई दिनों तक अखबार में आता रहस्यमय चीज मिली है। अखबार में यूपर से सैटेलाइट से फोटो लिए गए, कहा रहस्यमय चीज आई, फिर पता चला ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शिप है। फिर भारत ने जाकर यूएनओ में अपील दर्ज करवाई कि ये हमारे क्षेत्र में क्यों घुसा, तो उसने उसको नोटिस दिया। तो यूएन का मैं तो आपका मेंबर ही नहीं, आप नोटिस देने वाले कौन होते हो? दक्षिण चीन सागर, इधर वाले भाग में वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच में यहां पर एक है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। इसके ऊपर वाले भाग में चीन। चीन क्या कर रहा है? धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और कहता है कि पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर तो मेरा है। जब इधर वाले भाग में वियतनाम और इधर वाले भाग में फिलीपींस, ये कहते हैं आपका कैसा अनक्लोज ट्रीटी पढ़ी नहीं क्या? क्या कहा गया कि उसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वो हमारा भी होगा। तो चीन कहता मैं तो इस पर साइन ही नहीं किए, मैं उसको मानने के लिए बाध्य। जो सक्षम राष्ट्र है, जिनके पास जलीय शक्ति अपार है, जो जलीय क्षेत्र में अपना अधिकार रखना चाहता है, वो इस ट्रीटी के अंदर शामिल नहीं है। अपने को तो भारत शामिल है, इसलिए अपने को तो ये संधि करनी है क्योंकि भारत इस संधि को मानता है। तो पहले ये कुछ लाइनें लिख लो, फिर इस संधि के अनुसार सागरीय भाग को 4 भागों में बांटा जाता है।
लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून, ब्रैकेट में लिखना अनक्लोज, संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून या अनक्लोज ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंस लॉ ऑफ सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्री कानून, ब्रैकेट में लिखो अनक्लोज, और फिर उस अनक्लोज की फुल फॉर्म लिख लो यूनाइटेड नेशन कन्वेंस लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, सागर का कानून या समुद्री सीमा का कानून। लिखो इसमें फर्स्ट लाइन, वो लिख लिया। लिखो इसमें फर्स्ट लाइन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1982 को, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1982 को सागरीय भाग के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1982 को सागरीय भाग के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, सागरीय भाग के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे 16 नवंबर 1994 को, जिसे 16 नवंबर 1994 को लागू कर दिया गया, जिसे 16 नवंबर 1994 को लागू कर दिया गया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, वर्तमान में इस संधि में 157 देश सदस्य है, वर्तमान में इस संधि में 157 देश सदस्य है, 157 कंट्री इसके मेंबर है। वर्तमान में 157 देश इसके सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, भारत भी इसका मेंबर है, भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन यूएसए व चीन जैसे देश इसके सदस्य नहीं है। लेकिन यूएसए व चीन जैसे देश इसके सदस्य नहीं है। चीन जैसे देश इसके सदस्य नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इस संधि के अनुसार सागरीय भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। इस संधि के अनुसार सागरीय भाग को 4 भागों में बांटा जाता है, सागरीय भाग को 4 भागों में बांटा जाता है।
सागरीय भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन से 4 भाग? अब इधर देखो। जलीय भाग में ही हम आगे जा सकते हैं, स्थलीय भाग में तो हमें जाने नहीं दे रहे। ये वाला पूरा का पूरा भाग अरब सागर, इधर वाला भाग बंगाल की खाड़ी, नीचे वाला भाग हिंद महासागर। जहां पर पानी और स्थल आपस में मिलते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, उसको बोला जाता है आधार लाइन, बेस लाइन। ये भारत की बेस लाइन या आधार लाइन है। इस आधार लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील, इस बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में 1856 मीटर होते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर का इलाका होता है। 12 नॉटिकल मील या 21.6 किलोमीटर तक का क्षेत्र, इसको बोला जाता है सीमावर्ती सागर। इस 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, ये उस देश का सीमावर्ती सागर कहलाता है। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल आर्मी नाम सुना है? वही टेरिटोरियल सी, या इसको हिंदी में कहते हैं सीमावर्ती सागर। सीमावर्ती, ये उस देश के पूर्ण नियंत्रण में है। जैसे जमीन हमारी है, वैसा ही 21.6 किलोमीटर तक का जलीय भाग हमारा, उसमें हम कुछ भी करें, पूरी स्वतंत्रता है। इसके अंदर हम पानी को गंदा करें, साफ करें, पानी को उछालें, जो इच्छा है वो करें, यहां पर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से उस देश के नियंत्रण में होता है। कौन सा भाग? सीमावर्ती सागर, जिसकी लंबाई उस बेस लाइन से लेकर 21.6 किलोमीटर या 12 नॉटिकल मील तक होती है। ये जो अनक्लोज ट्रीटी बनाई थी, उसके अंदर पहला भाग है, उसमें लिखा ना 4 भागों में बांट दिया गया। तो पहला भाग तो उस देश को पूरी तरह से सौंप दिया, यानी भारत को भी सौंपा गया है। अब भारत कितना लंबा हो गया? इधर वाले भाग में भी 21.6 और उधर वाले भाग में भी 21.6 किलो, इतने में हम फैल गए। जो स्थलीय भाग था उससे 12 तक का इलाका हमारे नियंत्रण में है। फिर इस बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है दोनों तरफ, जहां जहां आपके जल लगता हो, ये भी क्षेत्र आपका। इसको कहा जाता संलग्न क्षेत्र। ये उस देश का संलग्न क्षेत्र है। कंटिजियस बेल्ट या कंटिजियस एरिया, इसके अंदर भी आपको लगभग 90% छूट है। आप किसी को इसमें आने से मना करो तो वो आपके क्षेत्र में नहीं आएगा। अगर कोई कहता नहीं मुझे यहां से जाना, तो आप उसे किराया ले सकते हो, कस्टम ड्यूटी वसूल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए इस पर भी आपका पूर्ण नियंत्रण है। इस भाग से किसी को मना करना हो, किसी को निकालना हो, या आपको कोई उत्खनन करना हो, किसी भी काम के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला भाग होता है कंटिजियस या संलग्न क्षेत्र। कितने नॉटिकल मील? 24 नॉटिकल। कितने किलोमीटर? 43.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। भारत की मुख्य भूमि से 43 किलोमीटर दोनों तरफ का जलीय क्षेत्र भी हमारा है। उसमें भी हम फ्री और आजाद हैं। ये हो गया दूसरा क्षेत्र। इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, लगभग 360 किलोमीटर, यहां तक का क्षेत्र ये कहलाता है उस देश का EEZ जोन। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये भी आपको दिया गया। आप इस क्षेत्र के अंदर कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मीनिंग है कृत्रिम द्वीपों की स्थापना कर सकते हो,
इसके अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो आप, कोई रिसर्च। इसके अंदर आप कोई भी अगर मिनरल्स मिल रहा हो, खनिजों का दोहन कर सकते हो, खनिजों का दोहन कर सकते हो, यानी अगर उसके जलीय भाग के नीचे किसी प्रकार का कोई खनिज मिल रहा तो आप उसमें से निकाल सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भारत को अगर ये क्षेत्र नहीं मिला होता तो भारत का 50% प्राकृतिक गैस और 40% खनिज तेल मिलता ही नहीं। भारत कहाँ से निकालता है? भारत अपने खनिज तेल की आवश्यकता का 40% भाग इससे निकालता है और 50% प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई नाम सुना है? वो इसी बेल्ट में आता है, भारत के EEZ जोन के अंदर, जहां से भारत का 50% प्राकृतिक गैस मिलती है, 40% खनिज तेल मिलता है इस EEZ जोन से, जो भारत की मुख्य भूमि से 176 किलोमीटर दूर है। और हमें कहां तक का क्षेत्र दिया गया है? 360 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, वहां तक हम उत्खनन कर सकते हैं। तो भारत ने इसी भाग के अंदर बॉम्बे हाई की स्थापना की है। ये बॉम्बे हाई एक ऐसा जलीय भाग पर प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे सागर के अंदर वो ड्रिल करके हम खनिज तेल व प्राकृतिक गैस निकालकर भारत वाले भाग को सप्लाई करते हैं। EEZ जोन, भारत के पास कितने EEZ जोन है? भारत के पास कितने EEZ जोन है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने? भारत के पास कितने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है? हाँ बोलो। दो क्यों? एक तो भारत की मुख्य भूमि से, दूसरा इधर अंडमान एवं निकोबार है, वो भारत की मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर है। कितने दूर? तो ये तो लाइन हमारे 360 में पूरी हो गई। अब अंडमान निकोबार के पास क्या है? तो इससे भी 360 किलोमीटर दूरी, यानी इस भाग से लेकर 360 किलोमीटर दूर वाला क्षेत्र भी हमारा है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का उत्खनन कर सकते हैं। और यही हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि जहां पर ये अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट वाला स्टेशन है, जिसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट पे है, उससे हमें 360 मिले हुए। हम नीचे वाले भाग में काफी चले गए। और यहां से जाता है एक रूट, जाता है जलीय रास्ता जाता है, जो मलक्का जल संधि से होकर चीन की तरफ जाता है। चीन जब भी ऊपर वाले भाग में ज्यादा टीन टपड़ करता है तो हम इस रास्ते को पींच देते हैं, तब वो थोड़ा सा पीछे खिसकता है। यहां से ये भारत के लिए काफी बड़ी सुविधा मिली है। मलक्का जल संधि आगे वाले भाग में है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से एक संकीर्ण जलीय रास्ता है जो दक्षिण चीन सागर से होकर चीन को जाता है। आता कहां से है? तो ये इधर वाले भाग से, जो अरब देश है, यहां से खनिज तेल लेकर बड़े बड़े जहाज से इस रास्ते से होकर जाता है। भारत के किस क्षेत्र से? EEZ जोन से निकलता है। तो जब भी हमारे ऊपर वाले भाग में तनाव बढ़ता तो हम नीचे वाले भाग में तनाव बढ़ा देते हैं, तो हिसाब बराबर, बैलेंस बराबर हो जाता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इससे आगे वाला है चौथा भाग, इसको बोला जाता है हाई सी या ओपन सी, या इसको बोला जाता है हाई सी, उच्च सागर, उच्च सागर या खुला सागर। ये UNO के नियंत्रण में होता है। इस वाले भाग में अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी आपको लग रहा है कि हमें वहां पर माल मिल सकता है, हमें यहाँ पर उत्खनन करना है, तो उससे पहले आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति, परमिशन लेनी होगी। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को लगता है कि यहाँ पर ये इसका काम ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा नुकसान नहीं है, तब संयुक्त राष्ट्र संघ आपको परमिशन देता है, तब आप इस ओपन सी के अंदर उस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हो जिसकी परमिशन आपको वहां से मिली है। चौथा भाग, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण है, सामान्यतः ये सभी के लिए खुला है, परिवहन के लिए किसी को रोको टोका नहीं जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का उत्खनन करना है या कोई दूसरा ऐसा पर्पज जो आप यहाँ पूरा करना चाहते हो, तो आपको परमिशन लेनी होगी, और परमिशन देता है संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत ने भी यहाँ से परमिशन ली है। किस लिए? भारत ने भी इस वाले भाग से परमिशन ली। ये भारत का दक्षिणी भाग,
भारत का यहां पर EEZ जोन तो पूरा हो जाता है, ये इक्वेटर लाइन, भारत को यहां पर माल मिला। हिंद महासागर का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी हिंद महासागर है, भारत को यहां पर बड़ा खजाना मिला है। हाँ, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन ली कि हमें यहां से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालने की परमिशन दो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी रिसर्च करने के बाद 2019 में 5 वर्ष के लिए हमें लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया इस दक्षिणी हिंद महासागर में दिया है कि आप वहां से जाकर इस प्रकार के निकाल सकते हो। क्या? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिससे आपकी फोन की बैटरी बनती है, लैपटॉप की बैटरी बनती है, इस प्रकार का वहां पर मिनरल्स मिल रहा है। उस मिनरल्स को निकालने के लिए भारत ने यूएनओ से परमिशन ली। यूएनओ ने परमिशन 2019 में दी और भारत 2024 तक इस काम को करेगा, 2024 तक। इसलिए भारत ने यहां पर एक मिशन चलाया है, उसको बोला जाता है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन, डीप ओशियन मिशन के तहत भारत दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर मिनरल्स का उत्खनन करेगा। समस्या क्या हुई? यहां पर ये वाला भाग है वो 4000 मीटर गहरा है पानी के नीचे, और भारत के पास इतनी उच्च टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पानी के ऊपर किसी शिप को खड़ा करके नीचे वाला भाग में पाइप डालकर उनको इकट्ठा करके निकाल सके। परमिशन लेने से पहले तो लगा भारत को कि रशिया से या यूएसए से किसी से हमें वो इक्विपमेंट मिल जाएगा, हम फटाफट 1-2 साल में निकाल के वापस छोड़ देंगे। अभी तक ना तो भारत से रूस से मिला है, ना यूएसए से मिला, किसी ने कोई उपकरण नहीं दिया। 2019 में शुरू हुए, अभी तक हम वहीं पर खड़े हैं, ना तो एक भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निकाल पाए हैं, ना मुझे लग रहा है 2024 तक कोई हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी देगा और हम यहां से निकाल पाएंगे। ये यूं ही परमिशन वापस चली जाएगी। अपने पास जो सागरीय भाग था उसके 4 कारण, इन चारों भागों के महत्व को आपको समझना है। ये तो पूरी तरह से हमारा, कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये भी आंशिक हमारा, अगर कोई निकले तो उसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। इससे आगे वाले भाग में यहां पर हम किसी भी प्रकार का मिनरल्स है, कोई खनिज है, उसका उत्खनन कर सकते हैं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और भारत को यहाँ पर काफी बड़ा खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का भंडार मिला हुआ है। भारत अपनी लगभग आधी पूर्ति इसी भाग से करता है। इससे आगे वाला भाग ओपन सी, जो सबके लिए खुला होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्टिविटी करनी है तब आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन लेनी होगी। और भारत ने ऐसी एक परमिशन ली है। कहाँ ली है? दक्षिणी हिंद महासागर वाले भाग में। कौन सा प्रोग्राम? डीप ओशियन मिशन प्रोग्राम चलाने के लिए। तो पहले इसको बना लो, फिर इसको अपन लिखते हैं। हाँ, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। हाँ, एक पहले ये और सुन लो, पाकिस्तान तो दूर है, बांग्लादेश दूर है, श्रीलंका तो यहीं आ जाता है। श्रीलंका का तो चारों तरफ वाला भाग अपना, क्योंकि इस हिसाब से तो यही हुआ, हम 360 किलोमीटर तक ज्यादा, श्रीलंका का आधे से ज्यादा हिस्सा तो अपना हो गया। ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर 2 स्वतंत्र देश है, दोनों अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखते हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके बीच में जलीय भाग की सीमा उतनी नहीं हो पाती है, तब उन देशों के बीच में जो जलीय भाग है वो आधा आधा बांट दिया जाता है। जैसे दोनों के बीच में, हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर की है, तो इस वाले भाग में 22.5 किलोमीटर भारत का और 22.5 किलोमीटर श्रीलंका का शेष क्षेत्रों में आपको दिया जाएगा। अगर कोई 2 देश एक साथ आ जाते हैं जिनके बीच में जलीय भाग सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो दोनों को 5-5 किलोमीटर दिया जाएगा। और अगर ज्यादा जितना है उतना अधिक, और 360 से बाहर है तो फिर आप 360 तक ले सकते हो। 360 किलोमीटर या 200 नॉटिकल मील, ई 1856 मीटर, 1856 मीटर, ये लगभग 360 किलोमीटर तक का एरिया है जो इसके अंदर आता है। अनक्लोज
ट्रीटी के अनुसार सागरीय भाग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी या सीमावर्ती सागर। दूसरा भाग है उसको संलग्न क्षेत्र या इसको बोला जाता कंटिजियस बेल्ट। तीसरा भाग EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। और चौथा भाग है खुला सागर। श्रीलंका को अपना नहीं है। जहां श्रीलंका के 360 पूरे हो जाते हैं ऊपर नीचे से, उसके आगे अपन 360 चल सकते हैं। श्रीलंका यहां पर अपन क्या चाह रहे हैं, मान लो श्रीलंका यहां पूरा जाता आगे वाला मिल जाए, नहीं। श्रीलंका जहां तक है वहां से हमारा 50% हो गया। अब श्रीलंका यहां से लेकर ये 360 किलोमीटर का एरिया श्रीलंका का। हाँ, अगर 360 के आगे श्रीलंका का भाग बच जाता है तो भारत का बचता है ही नहीं, क्योंकि श्रीलंका अगर 360 तक तो हो जाएगा। भाई भारत यहां पर है, श्रीलंका यहां है, श्रीलंका को 360 इधर मिलेगा, श्रीलंका को भी तो मिलेगा। तो फिर श्रीलंका 360 लेगा तो भारत आगे ले पाएगा नहीं, क्योंकि भारत तो पहले पीछे रह गया, 360 से वो बाउंड्री बाहर हो गई। इसलिए फिर उस देश को नहीं दिया जा सकता। टेरिटोरियल सी या सीमावर्ती सागर। और जो पहली लाइन है उसको बोला जाता है आधार रेखा, बेस लाइन। ये वाली है आधार रेखा या बेस लाइन। जो सारी डिस्टेंस मापी गई है वो इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। नीचे वाले किलोमीटर 360, 43.2, 21.6। यानी भारत को जलीय भाग में कुछ क्षेत्र मिला हुआ है, स्थलीय भाग में कोई क्षेत्र नहीं है। अब इससे जूम तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है। अंडमान निकोबार को अपन ये खुला सागर ओपन सी, सागरीय भाग में भारत का क्षेत्र या किसी देश का क्षेत्र। अच्छा, हो गया। आवाज तो आपकी ऐसी आ रही है जैसे हो गया है। हाँ, कहां पर?
ये तो कुछ नहीं, श्रीलंका का विवाद था, हट गया। यहां पर तो श्रीलंका देश था, उसको हमने हटा दिया। अगर कोई दूसरा देश आ जाता तो फिर इसमें कैसे विभाजन था? हाँ, हाई सी। हो गया ये? कंटिजियस, सीमावर्ती, आधार रेखा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, सीमावर्ती सागर। सीमावर्ती सागर। टेरिटोरियल सी। दूसरा है कंटिजियस सी। दूसरा कंटिजियस। तीसरा है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चौथा भाग है ओपन सी या खुला सागर। हो गया? लिखो इसको। हटा दो इसको। लिखो। ऊपर लिखा है इस संधि के अनुसार 4 भागों में बांटा गया सागरीय भाग को। उसमें लिखो, पहले लिखो आधार रेखा होती क्या है, पहले उसको लाइन को, फिर आगे वाला भाग लिखते हैं। हाँ, पहले आधार कार्ड लिखो। इससे जीवन ऊपर ही नहीं आ पाए, कभी आधार कार्ड, कभी जन आधार कार्ड। लिखो, पहली लाइन लिखो आधार रेखा। पहली लाइन लिखना इसमें, आधार रेखा जहां पर स्थलीय भाग सागरीय भाग से मिलता है, जहां पर स्थलीय भाग सागरीय भाग से मिलता है, जहां पर स्थलीय भाग सागरीय भाग से मिलता है, उसे आधार रेखा कहा जाता है, बेस लाइन। जहां पर स्थलीय भाग जलीय भाग से मिलता है, उसे बेस लाइन या आधार रेखा कहा जाता है। जहां से हम दूरी मापते हैं वो बेस लाइन। फिर नंबर 1 लगाओ, जो 4 भाग है उसमें फर्स्ट नंबर सीमावर्ती सागर या टेरिटोरियल सी। सीमावर्ती सागर लिखो, सीमावर्ती सागर में लिखना। आधार रेखा से, आधार रेखा से
12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या 21.6 किलोमीटर, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या 21.6 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या 21.6 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र सीमावर्ती सागर कहलाता है। सीमावर्ती सागर कहलाता है। मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, आगे भी चतुर्भुज को मिला लो। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील या 21.6 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र सीमावर्ती सागर कहलाता है। फिर इसी में एक लाइन और लिखो, इस जलीय क्षेत्र पर संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है। इस जलीय क्षेत्र पर संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है। इस जलीय क्षेत्र पर संबंधित देश का पूर्ण अधिकार होता है। पूर्ण अधिकार होता है। फिर लिखो नंबर 2, संलग्न क्षेत्र या कंटिजियस सी। संलग्न क्षेत्र लिखो इसमें, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या 43.2 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या 43.2 किलोमीटर, 43.2 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र संलग्न सागर कहलाता है। संलग्न सागर कहलाता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल या 43.2 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र संलग्न सागर कहलाता है। इस भाग पर संबंधित देश का आंशिक अधिकार होता है। इस भाग पर संबंधित देश का आंशिक अधिकार होता है। इस भाग पर संबंधित देश का आंशिक आधार होता है। अधिकार होता है। इस भाग पर संबंधित देश का आंशिक अधिकार होता है। इसमें एक लाइन और लिखो, इस भाग पर उस देश को पूर्ण वित्तीय अधिकार होता है। इस भाग पर उस देश को, जो संलग्न क्षेत्र है ना, इसी में लिखना है, इस भाग पर उस देश को पूर्ण वित्तीय अधिकार है। पूर्ण वित्तीय अधिकार इस भाग पर उस देश को या संबंधित देश को पूर्ण वित्तीय अधिकार है। फिर नंबर 3 लिखो, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसकी जगह ये शब्द ज्यादा चलता है, EEZ जोन। ये भारत के EEZ जोन में है या नहीं है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
लिखो इसमें, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र EEZ जोन कहलाता है। EEZ क्षेत्र कहलाता है, EEZ क्षेत्र कहलाता है। इस भाग में संबंधित देश, इस भाग में संबंधित देश क्या काम कर सकता है? इस भाग में संबंधित देश खनिजों का उत्खनन, इस भाग में संबंधित देश नंबर 1 खनिजों का उत्खनन, नंबर 2 कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, आर्टिफिशियल आइलैंड। इस भाग में संबंधित देश खनिजों का उत्खनन, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कार्य कर सकता है। इस भाग में संबंधित देश खनिजों का उत्खनन, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कार्य कर सकता है। ऐसे काम वो वहां पर कर सकता है। फिर नंबर 4 उच्च सागर, या ओपन सी, हाई सी या उच्च सागर या खुला सागर। नंबर 4 खुला सागर या उच्च सागर। लिखो इसमें, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर, 360, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर तक का जलीय क्षेत्र। हाँ, क्या हुआ? एक आदमी खड़ा होकर बोलो जिसको कोई प्रॉब्लम है वो। हाँ, क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है क्या? मैं एक बार वापस बोल देता हूं। खुला सागर ऐसा लिखा क्या? हाँ, ओपन सी। अच्छा, मैंने इसमें वो 360 किलोमीटर वाला लिखा दिया। ठीक है, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं EEZ जोन। हाँ, मैं दिमाग में पिछला ही था, आपको लिखना है उससे अगला। ठीक है, खुला सागर या ओपन सी लिखा है ना, इसमें लिखो आधार रेखा से 260 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर के बाहर का भाग, 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर से बाहर का भाग। चौथा, उच्च सागर या हाई सी में लिखना है 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर
से बार का भाग। हाँ हाँ, क्या लिखवा है दिखाओ। 260 कौन सा? ये 360 है। देखो लाइन लिखते हुए हो गया होगा, मैंने कुछ बोलते हुए ध्यान नहीं रखा हो। एक सेकंड में देखता हूं। आधार रेखा से 260 नहीं, 200 नॉटिकल है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सुन लो, मैं वापस बोलता हूं। हाई सी या उच्च सागर को आधार रेखा से 200 नॉटिकल, 300, 260 नहीं। अगर 260 बोल गया तो वो दिमाग में 360 रहने के हिसाब से बोल गया। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 360 किलोमीटर से बाहर का भाग खुला सागर या उच्च सागर कहलाता है। मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, आप उसको सुन लो। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या यहां पर कितने होते हैं 360 किलोमीटर, इससे बाहर का भाग उच्च सागर या खुला सागर कहलाता है। खुला सागर या उच्च सागर कहलाता है। फिर इसमें लिखो, इस भाग पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण होता है। इस भाग पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण होता है। इस भाग पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण होता है। इस भाग पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नियंत्रण होता है। फिर इसमें एक लाइन और लिखो, इस भाग पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। इस भाग पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। इस भाग पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। सभी देशों का समान अधिकार होता है, लेकिन इस भाग पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, लेकिन इस भाग में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि, इस भाग में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि, इस भाग में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि करने के लिए इस भाग में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि करने के लिए यूएनओ से अनुमति लेनी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन लेनी होती है। इस भाग में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि करने के लिए यूएनओ से अनुमति लेनी होती है। 4 भाग कौन कौन से? पहला सीमावर्ती, पूरा उस देश का। दूसरा संलग्न क्षेत्र, आंशिक उस देश का, पैसे वैसे कमा सकते हो। तीसरा ईजेड, ईईजेड जोन, जिस पर भारत या कोई देश क्या काम कर सकता है? कृत्रिम द्वीप, वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी खनिजों का उत्खनन कर सकता है। और इससे बाहर वाला भाग है वो सबके लिए खुला है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में है। अगर कोई आर्थिक गतिविधि करते हो तो फिर आपको उसे परमिशन लेनी होती है। ये 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील तक का भाग। हाँ हाँ, कर सकते हो ना, 360 किलोमीटर तक फ्री हो आप। ये तो पूरा आपका है, जो इच्छा वो करो। इस वाले भाग में नीचे कुछ भी कर सकते हो आप। ऊपर से भी आपको परमिशन है कि आप यहां से किसी भी प्रकार की आर्थिक एक्टिविटी कर सकते हो। इस वाले भाग में क्षेत्र आपका सीमित हो गया। आप क्या कर सकते हो? रिसर्च करो तो करो, नए द्वीप बना लो, या यहां पर कोई मिनरल्स मिलत खोल लो। तो 360 तक का लगभग क्षेत्र आपके पास है। क्या? खनिज, ये तो पूरा अपना है ना। अब यहां पर आपको आगे वाले भाग में जहां पर प्रतिबंध आते हैं तो कहां कहां क्या कर सकते हैं वो लिखना है। 360 से पहले वाला भाग लगभग आपका
पूरा होता है। खनिजों का उत्खनन कहां से कर सकते हो, तो आप 42 किलोमीटर से लेकर आगे वाले भाग तक फ्री हो। पहले वाले में तो है ही, पहले वाले भाग में तो जैसे अपन ने फर्स्ट में लिखा ना, पूरी तरह से आपका नियंत्रण। अब वहां क्या खनिज जो इच्छा वो करो। हाँ, दो देशों के मध्य क्या, वो श्रीलंका वाला किया ना, आधा आधा भाग बांट लेते हैं। अगर कोई ऐसे देश हो, यहां पर श्रीलंका है, हाँ मैं बता रहा हूं दोनों देश क्या करेंगे। ये श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हमें चाहिए 360 किलोमीटर, वहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई स्वतंत्र बॉडी दो आ जाती है और उनके बीच में जलीय क्षेत्र है, वो आर्थिक क्षेत्र तक नहीं है, इतनी उसमें फुलफिल नहीं किया जा सकता, तब क्या किया जाता है, जितना जलीय क्षेत्र है वो दोनों के बीच में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो अब यहां पर 22.5 किलोमीटर भारत को मिल जाएगा, 22.5 किलोमीटर श्रीलंका को मिल जाएगा। हाँ, वहां पर संलग्न वगैरह नहीं होता। जब हाँ हाँ, जितना भी हो, मैं तो कह रहा हूं 10 किलोमीटर। कई जगह ऐसे है ना, जैसे भारत और बांग्लादेश के पास जो गंगा सागर द्वीप है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, वहां पर आपको 50-50 दिया जाएगा, जितना एरिया है उसका 50% भाग आपको दिया जाएगा। हाँ, आंशिक का मतलब है पार्शियल। आपके पास राइट ऐसे है जिससे आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर एक, अगर वहां से कोई दूसरे देश का जहाज गुजरता है तो आपको लग रहा है कि मुझे इसको नहीं गुजरने देना, तो आप रोक सकते हो उसको। अरे वो हाँ, ब्रेक जैसा टाइम हुआ है क्या, अभी तो शुरू हुए हैं। चलो 10 मिनट घूम के आ जाओ।